बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज मैं अपने नए लेक्चर के साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम जो है वो आज वेरिएबल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो कल वाला लेक्चर जो था वो मेरा जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में था, जो है वो आपने उसमें देखा होगा, आपने उसके कॉन्सेप्ट देखे होंगे। तो उसके अंदर आपको चीज़ों की जो समझ आई होगी कि जो कौन कौन सी चीज़ें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर शामिल होती हैं। तो उसको अपने माइंड में अपने रखना है जब आप इस लेक्चर को सुन रहे होंगे। तो आपने जो है वो ताकि आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकें कि इनके अंदर डिफरेंस या वेरिएशन कहाँ पे आती है। तो उसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको बता दूं कि उसके अंदर हमने क्या किया था। उसके अंदर जो हमने बताया था आपको कि एक ट्रेडिशनल मेथड है, ये एक जो है वो नया मेथड है, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके अंदर इसको शामिल करते हैं, और ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है किसके लिए, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। क्योंकि इसके अंदर हम रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट का जो वो देखते हैं। क्योंकि हमने कल पढ़ा था उसके अंदर पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर भी। तो जो पीरियड कॉस्ट के अंदर वो वाली कॉस्ट आती हैं ज्यादा जो कि फिक्स होती हैं नॉर्मली, और उसमें जो है वो हम चाहे ऑपरेशंस रन करें चाहे ना करें, जिस तरह मैंने लॉकडाउन की एग्जांपल दी थी। तो अभी जिस तरह लॉकडाउन चल रहा है तो हमारी प्रोडक्शन या किसी भी कंपनी की कोई प्रोडक्शन है वो नहीं हो रही, लेकिन उनका अगर रेंट पे ऑफिस है तो उन्होंने उसका रेंट देना ही है, उनकी सैलरीज हैं वो जो एम्प्लॉइज को जा रही हैं, वो सारी की सारी। लेकिन जो लेबर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो डेली वेजेस के ऊपर है, या जिनका जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जिनको वेजेस मिलती थी, उनकी जो वेजेस अब उनको नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें, तो इसमें बेसिकली जो हम यही चीज देखते हैं। तो वेरिएबल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया क्यों? वेरिएबल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जो है वो बहुत सारे जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उन्होंने कहा कि जो है वो जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड है उसके अंदर जो है हम डिसीजन मेकिंग सही कर नहीं पाते, क्योंकि हम उसके अंदर फिक्स कॉस्ट को जो है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, मैं जो है वो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करता, फिर सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। उसको हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर जब शामिल करते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो हाई हो जाती है, तो हम किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर्स को या किसी भी जो जब ऑर्डर्स का या किसी भी जॉब का जो डिसीजन कर रहे होते हैं कि वेदर हमें इसको टेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी फैसिलिटी को देखते हुए, या कोई प्रोडक्ट जो है उसके जो है वो हम नई प्रोडक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, या कोई भी चीज इस तरह की हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम उसकी कॉस्ट शामिल करने की वजह से हमारा वो डिसीजन जो है वो, या हमारी जो वो चीज जो है हमारे समझ में नहीं आती, कि वो हमें लगता है कि शायद ये लॉस में जा रही है, तो इस वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे या स्टार्ट नहीं करेंगे। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जो है वो आप जब भी कोई नया जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या आप कोई जो है वो किसी भी कोई इस तरह का डिसीजन करना चाह रहे हैं कि कोई आपको ऑर्डर मिला है, स्पेसिफिक ऑर्डर है, सिर्फ आपने वो प्रोड्यूस करना है, तो उसमें जो है वो इन जो वेरिएबल कॉस्टिंग के जो है वो क्रिएटर हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जो है वो उसके अंदर जब आप डिसीजन कर रहे होते हैं, तो जो आपकी ऑलरेडी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो इंकर हो रही है, जिसका उस ऑर्डर या उस प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं है, आप उसको उस जो प्रोडक्ट के ऊपर उसकी कॉस्टिंग में शामिल ना करें। सिर्फ वो वाला पोर्शन आप शामिल करें जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, या बल्कि सिर्फ उस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, जो कि उस ऑर्डर से उस जो है वो जॉब से मुंसलिक है, ताकि आप एक्चुअल फिगर्स को देख सकें, एक्चुअल कॉस्टिंग उसकी देख सकें, और उसके मुताबिक अपनी डिसीजन मेकिंग और प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर सकें कि वेदर वो प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये जो है वो बेसिक जो वेरिएबल कॉस्टिंग के जो क्रिएटर्स था उनकी जो थिंकिंग थी। तो शुरू करते हैं हम जो अब आपने वो भी इसके अंदर माइंड में रखना है जो आपको मैंने जो है वो बताया था, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर मोस्टली पोर्शन जो वेरिएबल कॉस्टिंग का ही होता है, उसमें कुछ पोर्शन जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है फिक्स का हो सकता है, और जो दूसरी तरफ जो हमारे टोटल जो पीरियड कॉस्ट होती है वो उसके अंदर जो अदर जो फिक्स कॉस्ट है वो आ रही होती है। और उसमें अब सिर्फ हमने जो है वो कुछ पोर्शन जो है वो इनका आगे पीछे करना है, जिसकी वजह से जो है ना वो दोनों जो है मेथड्स के अंदर डिफरेंस आएगा। तो चलते हैं हम जो है वो कल हमने जो फार्मूला देखा था पहले उसका अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, तो आज मैं आपको फार्मूला बताता हूँ वेरिएबल कॉस्टिंग का कौन सा फार्मूला है। तो उसके अंदर आपने डिफरेंस खुद एनालिसिस करना है। जब आप दोनों लेक्चर्स को सुनेंगे तो आपने ये डिफरेंस एनालिसिस करना है, क्योंकि तीसरा लेक्चर हमने दोनों की जो है वो डिफरेंशिएशन पे लेके आना है कि दोनों मेथड्स के अंदर फर्क क्या और कहाँ पे, क्योंकि नेट प्रॉफिटेबिलिटी और नेट जो है वो
प्रॉफिट्स तो हमें वहीं पे ही आने हैं। तो वेरिएबल कॉस्टिंग की स्टार्ट में जो मैं डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ, ये आगे जाके जो इसके ऊपर हम मजीद जब जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग से हवाले से बात करेंगे, उसमें ये चीजें आएंगी। अभी जो करंट हमारा जो प्रोडक्ट्स चल रही हैं, सिर्फ हम उनके ऊपर ही जो है जो करंट जो हमारी जो है वो ऑपरेशन चल रहे हैं, उनके ऊपर ही दोनों मेथड्स को लेके चलेंगे और इसके अंदर जो है वो हम चीजों को फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी चीजें, ताकि इस कॉन्सेप्ट को फिर आगे हम लेके जा सकें, जो कि चीज को स्पेसिफिक जॉब के लिए हमने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। तो ये सारी वो चीजें हैं कि उसके लिए हम ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको जो बता रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्टिंग और जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर फर्क क्या है। इसको मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग को, ये भी आपने माइंड में रखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग का पूछ लेता तो आपने जो परेशान नहीं होना, वेरिएबल कॉस्टिंग को ही मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। चलते हैं, आज हम फार्मूला देखते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग का। तो वेरिएबल कॉस्टिंग का फार्मूला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो इस फार्मूले के अंदर और पिछले फार्मूले के अंदर थोड़ा सा फर्क है। अब ये आपने जो है वो देखना है कि कहाँ पे फर्क है। ये मैं आज नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। आज सिर्फ मैं इसका फार्मूला आपको बताऊंगा और उसके बाद हम इसकी जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखेंगे और उसका भी आपने एनालिसिस करना है कि दोनों के अंदर फर्क क्या है। और फिर इंशाल्लाह जो अगली वीडियो के अंदर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों के अंदर फर्क कहाँ पे है। तो इसके अंदर जो कुछ चीजें हमने जो है वो यहाँ से मैं इतना आपको हाईलाइट कर दूंगा, कुछ चीजें हमने जो है वो कॉस्ट जो कॉस्टिंग फार्मूला उसमें से निकाल दी है। ठीक है, अब वो आपने जो है वो देखना है कि कौन सी चीज हमने निकाली है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, उसमें प्लस आपने करना है डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट को प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और अगर आप पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास पर यूनिट जो है वो कॉस्ट भी आ जाएगी जो आपने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवर, तो ये आपके पास वेरिएबल कॉस्टिंग का फार्मूला है। और अगर आपने पर यूनिट निकालना है तो इसको, और अगर आपको पर यूनिट दी हुई तो आप उस पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आप जो है वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपने फॉर्मूला यहाँ तक जो है इसका समझ लिया। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ, इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। तो अभी जो है वो हम सिर्फ जो करंट हमारा ऑपरेशन चल रहे हैं उसके सिर्फ जो अभी आपके जो फर्क आएगा वो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा। लेकिन वेरिएबल कॉस्टिंग का आगे जब डिसीजन मेकिंग हम करेंगे मुख्तलिफ, जिसके अंदर अगर हम वो ट्रेडिशनल के अंदर करते तो उसमें शायद हम वो वाले डिसीजन टेक ना करते, और वेरिएबल कॉस्टिंग से हमने वो डिसीजन टेक किए और उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन वैसे जब नॉर्मली हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे किसी को स्पेसिफिक डिसीजन के अलावा, तो उसके अंदर नेट प्रॉफिटेबिलिटी हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी और नेट प्रॉफिटेबिलिटी हमारी वेरिएबल कॉस्टिंग में भी सेम ही होगी। सिर्फ कुछ चीजें जो है वो उनकी जो प्लेसिंग है वो डिफरेंट जगह पे होगी, और जो है वो वहां पे जो तरह हमने निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट और जो बाकी चीजें, तो उसमें कुछ फर्क आ जाएगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज में फर्क आ जाएगा कि जो वो मैं आप आगे जब फॉर्मेट देखते हैं तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम फॉर्मेट की तरफ। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट की एग्जांपल दी हुई है। तो उसमें आप देखें सबसे ऊपर जो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड यूजिंग वेरिएबल कॉस्टिंग, कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडिंग दिसंबर 31, 2006। फिगर्स जो दी हुई है इन थाउजेंड्स में दी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू एक ही बात है, आपका हमारे पास आ गया 1 लाख रुपए का। अब हमने फाइंड आउट करना है अपनी कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल में अब आपने देखना है कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ सेल है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000 की है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस और वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमने जो है वो ऊपर ले हैं, जबकि ये जो है वो पिछले मेथड के अंदर कहीं और थे और यहाँ पे कोई चीजें और थी। तो आप ये देख लें, जैसे कि नाम से उसके जाहिर है सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है वो उसको हम ऊपर ले गए। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर चली गई है, वहां पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वर्ड यूज करते थे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वर्ड नहीं यूज करते थे। उसका डिफरेंस आपको मैं कल बताऊंगा क्यों वहां पे जो वो ये लफ्ज यूज करते थे और यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वर्ड यूज कर रहे हैं। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो हम ऊपर ले गए और वेरिएबल जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अब हमने ऊपर पोर्शन
बना लिया है। उसके अंदर जो है वो इसमें हम डायरेक्ट रेवेन्यू में से ये वेरिएबल एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो हम ऊपर ही लेस कर रहे हैं। तो 20, 10, 30, 5, 35,000 के 1 लाख में से 35,000 निकल गया तो पीछे 65,000 बच गया। तो वहां पे जब हम जो है वो सेल्स में से जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते थे तो कुछ फिगर आती थी, उसको हम एक स्पेसिफिक टर्म कहते हैं, वो उसको वो वहां पे यूज होती थी। लेकिन यहाँ पे जब हम वेरिएबल कॉस्टिंग के थ्रू बना रहे होंगे तो इसमें से रेवेन्यू में से जितने भी वेरिएबल एक्सपेंस है उनको माइनस कर देंगे, वो चाहे सेलिंग से रिलेटेड है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है या कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड है, उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास फिगर जो आएगी उसको हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसको कंट्रीब्यूशन या सीएमबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसके बाद फिर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से अपने जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, अब फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हम नीचे किसका पोर्शन, हमने पीरियड कॉस्ट का पोर्शन बना दिया इनको। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है वो इसमें पीरियड जो है वो हमने ऑपरेटिंग का पार्ट बना दिया, पीरियड कॉस्ट के अंदर इनको ले आए हैं। और ये एक स्पेसिफिक जो है इसको हमने ऊपर जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग से निकाल दिया है। हमने इसके अंदर फर्क क्या किया, वहां पे हमने जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नीचे सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस निकाले थे। यहाँ पे हमने वेरिएबल सारे अलग कर लिए और फिक्स सारे अलग कर लिए। रेवेन्यू में से सारे वेरिएबल माइनस किए तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हम जो है वो फिक्स टोटल जितने भी है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो सेलिंग से रिलेटेड है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वो सारे के सारे हमने माइनस किए तो हमारे पास नेट इनकम की फिगर आ गई। उसके बाद इसमें जो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं अदर जो है वो इनकम या एक्सपेंसेस, उसमें वो आ सकते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस और ये वो इस तरह के रिलेटेड। और फिर जो है प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स आ जाएगा और टैक्स माइनस हो जाएगा तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब आपने जो है वो दोनों मेथड्स देख लिए हैं, दोनों जो है वो कॉस्टिंग स्टेटमेंट्स देख लिए हैं। अब आपने डिफरेंस ढूंढना है दोनों में से, दोनों आपने खुद अपने तौर पे एनालाइज करने हैं और हमें उसके अंदर अपने कमेंट्स में जो है वो आपने बताना है कि आपने क्या एनालाइज किया। ठीक है, फिर हम आपको उसमें बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि जो है वो आपने सही एनालाइज किया या आपने कहीं पे जो है वो गड़बड़ कर दी है। तो उसको जो है वो आप इसको दोनों लेक्चर्स को देखें और इनके अंदर जो है दोनों मेथड्स को कंपेयर करें। कल इंशाल्लाह जो है हम इसके ऊपर जो है वो दोनों का कंपैरिजन लेके आएंगे और दोनों के कंपैरिजन में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है बेसिक दोनों के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी में कोई फर्क नहीं होगा आपका नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान, लेकिन जब हम वेरिएबल कॉस्टिंग को यूज करते हुए आगे जो डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उसके अंदर जो है फर्क फिर जो है वो हमारे प्रॉफिट या डिसीजन मेकिंग में आ सकता है कि कौन सा टूल हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो जो टूल यूज करेंगे उससे हमें कोई प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो सकता है या कम हो सकता है, उसको हम देखते हुए फिर जो नेक्स्ट जो डिसीजंस के हवाले से जब हम लेक्चर्स लेके आएंगे उसमें जो है वो मुख्तलिफ किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, मेक और बाय बाहर से खरीदनी है या खुद बनानी है, इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं तो वो उसके बारे में आपको बताएंगे। और प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बारे में के जो है उसमें कौन सा जो किस मेथड से हमने कौन सा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अगर हमने की है, किसी को स्पेसिफिक ऑर्डर आ गया तो उसके हवाले से को डिसीजन मेकिंग करना है हमने कि वो हमें जो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वो उससे रिलेटेड हम जो आपको बताएंगे। तो ये बेसिक आपने दोनों लेक्चर्स सुनने हैं और उसमें जो आपने डिफरेंशिएट करना है दोनों को, और फिर कल हम आपको डिफरेंशिएट दोनों का करके बताएंगे और फिर आपने उसमें देखना है कि आपने कितना उसको एनालाइज किया और जो हमने बताया उसके अंदर आपका और हमारा कंपैरिजन कितना बनता है, ताकि जितना आप बेहतर तरीके से इनको कंपेयर कर सकेंगे उतना ही ज्यादा आप जो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैं सिर्फ मैं आपको हिंट देना चाह रहा हूँ, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग, इसके अंदर वेरिएबल कॉस्टिंग का नाम से ही जाहिर है और आपने देख भी लिया कि इसको हमने सेगमेंटाइज कर दिया, एक वेरिएबल कॉस्ट लैदा कर दिए, फिक्स कॉस्ट लैदा कर दी, उसमें कुछ इस तरह का सेगमेंटाइज नहीं किया था। तो यही बेसिक यहाँ पे ही इसके फर्क है कुछ, जो आपने ढूंढना है और हमें बताना है अपने कमेंट्स के अंदर। तो आज के लिए यही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।